हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईजीके में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का वीडियो। आज से हम लोग इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। इस सीरीज में हमने इन पांचों इम्पोर्टेंट चैप्टर के प्रश्नों का कलेक्शन किया है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि 12th में प्रकाश की, आधुनिक भौतिकी, चुंबकत्व, धारा विद्युत और स्थिर विद्युत से सवाल पूछे जाते हैं। इन पांचों चैप्टर के कुल मिलाकर हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 2009 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कुल मिलाकर 10 वीडियो इसका होगा। अगर आप वो 10 वीडियो देख जाइएगा तो आप मान के चलिए कि 35 में 30 प्लस आप जो है आराम से ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 35 में 35 ऑब्जेक्टिव बन जाए, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 30 नंबर तक के मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो क्वेश्चन बैंक के प्रश्न हैं और ये जो है टोटल 500 वीवीआई प्रश्न हैं, 500 एमसीक्यू होंगे और इन सभी एमसीक्यू का हम लोग डिस्कशन भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। फिर वीडियो जब समाप्त हो जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो अगर अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे भाई बंधुओं का और भला हो सके तो वीडियो को शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और कोई सुझाव हो तो कमेंट भी कीजिएगा। तो अब हम लोग ज़्यादा बात ना बनाते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन। इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है। बताइए, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट भी कर दीजिए कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है। जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिए हैं उनका सही है 0। आप लोग को याद रखना है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ से और कुछ वीवीआई प्रश्न बनते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये 2 प्रश्न यहाँ से और आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वह अदिश राशि है या फिर सदिश राशि। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वह कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को याद हो गया होगा चुंबकीय प्रवृत्ति कौन राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। दूसरा कि चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र, फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है चुंबकन बटा में चुंबकीय तीव्रता। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से 3 प्रश्न आप लोग याद कर गए होंगे। पहला जो कि प्रश्न पूछा गया था 2021 में, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति 0, यह अदिश राशि है और इसको ज्ञात करने का फार्मूला है चुंबकन बटे में चुंबकीय तीव्रता। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड हर एक साल पूछा जाता है। यह 2020 का क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। कमेंट कीजिए आप लोग। लाल रंग का मान आप लोगों से पूछा गया है 0, 1, 2 या फिर 3। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी लोग इसका आंसर सी कमेंट कर रहे हैं, यानी कि 2 कमेंट कर रहे हैं, उनका सही है। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है, 2 होता है। अब डिस्कशन देखिए। डिस्कशन में आपको याद रखना है कुल 10 कलर कोड पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये रहा 10 कलर कोड। अगर आपको याद है तो आप लगातार कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कार्बन के लिए है 0, भूरा के लिए पूछेगा तो कितना है, यह है 1, लाल के लिए 2, नारंगी 3, पीला 4, हरा 5, नीला 6, बैंगनी 7, धूसर 8, सफ़ेद 9। तो कम से कम यह 0 होता है और अधिक से अधिक 9 होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए।
इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, वैसे तो मैं PDF डाल ही दूंगा। इसके लिए मैं एक ट्रिक भी आप लोगों को बताता हूं। ट्रिक इसका होता है BB रॉय जी, BB रॉय जी। देखिए यहाँ पर B से हो जाएगा ब्लैक, तो ब्लैक का 0, फिर B से हो जाएगा ब्राउन, तो ब्राउन का यहाँ पर आप 1 देख रहे हैं, फिर R से रेड हो जाएगा, तो रेड का आपको 2 दिख रहा होगा, O फॉर ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज का 3, Y फॉर येलो दिख रहा है, येलो का 4, G फॉर ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रीन का 5। इसके बाद भी है ये 4, नीला, बैगनी, धूसर और सफ़ेद, तो ये 6, 7, 8, 9। ये सब आप याद रख सकते हैं और याद रखना ही है क्योंकि यह बहुत VBI है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन भी देखिए 2020 में पूछा जा चुका है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। इसमें आप लोग को बताना है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो क्षमता इसकी क्या होगी। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। F का मान यहाँ पर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और P आप लोगों से पूछा जा रहा है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए सही उत्तर क्या होगा। यदि आप लोग इसका आंसर B दे रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, 5। कैसे, अब समझिए इसको। P बराबर आप लोग पढ़े होंगे होता है 1/F, तो यहाँ पर 1 के जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे और F आप देख रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो लेंस की क्षमता निकलता है यह सेंटीमीटर से नहीं बनता है, यह किससे बनता है, यह बनता है मीटर से। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, जब आप इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो 100 से भाग देना पड़ेगा। 20 में 100 से भाग दीजिए या फिर ऊपर 100 से गुना कीजिए, बात बराबर ही है। देखिए 20 से कट जाएगा क्या बार में, 5 बार में, 100 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 डायोप्टर इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके डिस्कशन की तरफ। इस डिस्कशन में देखिए ये सब VBI प्रश्न है, ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये सब भी पूछा जा सकता है। जैसे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, आपको याद होना चाहिए लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। आप लोग 10th से ही जानते होंगे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। फिर लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो मैंने अभी सूत्र लिखा था, P बराबर क्या होता है, 1/F। P फॉर पावर ऑफ लेंस, 1/F, F फॉर फोकस दूरी, ये आपको पता होगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वह धनात्मक होती है। मैं आंसर एक ही बार में शो इसलिए नहीं किया हूं कि आप लोग रिवीजन कर सकें, तो क्वेश्चन देखिए और मन में रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, अगर जल्दी से लिख सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिए, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो मन में रिवीजन करते रहिए। ठीक है, अब इसमें से अंतिम क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की धनात्मक है, अवतल लेंस की क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये सब VBI प्रश्न है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग बताइए हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। यह क्वेश्चन भी 2020 में पूछा जा चुका है, तो कमेंट कीजिए आप लोग, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, 1.5, 2.42 या फिर 4.14। तो यदि आपका दिमाग कह रहा है कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर C है, तो आपका दिमाग बिल्कुल सही कह रहा है, 2.42 इसका सही आंसर है। तो C यहाँ पर सही उत्तर रहा। अब यहाँ से डिस्कशन कीजिए। हीरा का तो हम लोगों ने देख लिया, 2.42। अब पानी का पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, तो पानी का आप लोग को याद रखना है, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक है, फिर कांच का भी पूछ सकता है, तो कांच का अपवर्तनांक याद रखना है कितना, 1.5। फिर है कि अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र होता है। बताइए, अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे। क्या होता है, यह होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में
किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, यह अनुपात का चिन्ह है, बटा का चिन्ह है, क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो यही अपवर्तनांक का सूत्र हो गया। अब अपवर्तनांक का मात्रक, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, अपवर्तनांक का मात्रक भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, अपवर्तनांक जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन है। इसका मतलब समझ गए, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5, यह भी 2020 में पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर सभी तरह के प्रश्न आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक के सभी प्रश्न 2009 से लेकर 2022 तक जितने पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। इसके अलावा मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आए हैं उसको भी मैं सीरियसली इसको वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिए, समझिए और फिर PDF डाउनलोड करके पढ़िए, फिर रिवीजन के तौर पर वीडियो देखिए। ओके, बढ़ते हैं इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है। तो यह एक फार्मूला है, आपको याद रखना है, अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई। प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को याद हो गया होगा, यहाँ कोई खास डिस्कशन नहीं है। तो सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन तो भी आई है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आपसे पूछा जाएगा। बताइए, दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी यानी कि बाइनरी होता है। यह क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया है। चलिए बताइए, 25 का द्विआधारी क्या होता है। यदि आप लोग इसको बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बना पा रहे हैं तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनेगा। 25 का निकालना है तो 25 लिख दीजिए और इसको दोनों तरफ से इस तरह से एक एक लाइन खींच दीजिए और जिस तरह से आप लघुत्तम निकालते हैं वही काम करना है। और भाग हमेशा 2 से देना है। किससे? 2 से। आपको याद रखना है, द्विआधारी है तो भाग किससे देंगे? 2 से। तो 2 से भाग दीजिए, 25 में 2 से भाग दीजिएगा तो कै बार में लगेगा? 12 बार में। अंतर सिर्फ इतना है कि इधर जो हम लोग लगाते हैं इधर लिखते हैं, इधर जो है इस तरह के प्रश्न में हम लोग नीचे लिखेंगे। तो 2 25 से कम 24 होता है, तो 2 में आप 12 से गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और शेष कितना बचेगा? शेष 1 बचेगा। तो शेष को आपको इस तरफ लिख देना है। फिर इसको घेर दीजिए, फिर 2 से लगाइए तो 12 2 के पहरा में कै बार में आएगा? 6 बार। तो 6 बार में लगा दिए तो शेष कितना बचा? आपको पता है कि कट गया है तो शेष नहीं बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। ठीक है, फिर 2 से भाग लगाइए तो 6 में जब 2 से आप भाग लगाइएगा तो फिर यह कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? तो 2 तिहाई 6 बार में कट जाएगा। तो फिर शेष कितना बचेगा? 0। ठीक है, फिर आप 2 से भाग लगाइए तो फिर 3 में आप 2 से भाग लगाइएगा तो कै बार में लगेगा? 1 बार में। फिर शेष कितना बचेगा? 1। 3 में 2 से भाग कीजिएगा तो 1 बार में लगेगा ना, और शेष कितना बचेगा? 1। तो यही 1 को हम लोग इधर लिखते हैं और जितना बार में लगता है इधर लिखते हैं। इस सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब जो है आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है हम इसको जो है निकालेंगे। अब अंत में आपको क्या करना है? अंत में इसको नीचे से ऊपर की ओर सजा देना है। ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर सजाना है। तो सबसे नीचे क्या आया है? 1, तो 1 लिखिए। फिर यहाँ पर 1 है तो फिर 1 लिखिए। फिर 2 0 है तो 2 0 लिखिए और अंत में सबसे ऊपर 1 है, 1 लिख दीजिए। ठीक है, और इसको फिर घेर के, बाइनरी है, द्विआधारी है तो इसका आधार 2 लगा दीजिए। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है? हमको तो दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में है और आपका आंख स्वस्थ है, आपको भी दिख रहा होगा कि यह ऑप्शन नंबर सी में है। और आंख तो स्वस्थ होगा ही क्योंकि आप लोग डेली सुबह उठकर इसको सर्फ एक्सल से निकाल कर अच्छी तरह से साफ करते होंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें आप लोग को बताना है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। बताइए, इसमें कहा जा रहा है कि अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो परमाणु संख्या कितना घटेगा। जल्दी से बताइए।
आपको पता होगा कि अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण वह क्या होता है, वह हीलियम के जैसा होता है। इसके जैसा, हीलियम के जैसा। तो एक अल्फा कण निकला है तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो परमाणु संख्या कितना घट जाएगा, 2 घट जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो अल्फा कण वाला प्रश्न पूछा तो 2 हुआ। एग्जाम में बीटा भी पूछ सकता है, गामा भी पूछ सकता है। इन सभी का आंसर हम लोग डिस्कशन में देखते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्कशन में लिखा हुआ है सवाल कि अल्फा किरण निकलने से परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताना है आप लोगों को। जब अल्फा किरण निकलती है तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने अभी तुरंत आपको कहा है कि अल्फा कण क्या है, हीलियम है, और हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, द्रव्यमान संख्या 4 होती है। इसलिए परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी, यानी -2 हो जाएगा, और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। यही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, क्रमशः 2 इकाई तथा 4 इकाई की कमी होती है। ठीक है, आप समझ गए कि 2 की कमी क्यों होती है, 4 की कमी क्यों होती है। कुछ लोगों को यह भी दिक्कत होगा कि सर कमी ही क्यों होती है, वृद्धि क्यों नहीं होती है। तो देखिए अल्फा पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। तो जब प्लस निकलेगा तो याद रखिएगा घटेगा, प्लस निकलेगा तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा पर प्लस है और 2 इका मतलब निकलेगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इस तरह से परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होगी। अब इसको समझिए कि बीटा किरण निकलने से परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब बीटा वाला सवाल है, तो बीटा क्या होता है इसको समझिए। बीटा आप लोग पढ़े होंगे कि बीटा किरण माने इलेक्ट्रॉन। बीटा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। आप लोग यह भी पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एक यूनिट निगेटिव चार्ज को यानी कि ऋण आवेश को प्रदर्शित करता है। एक यूनिट ऋण आवेश को प्रदर्शित करता है। ये तो इसका परमाणु संख्या टाइप के बात हो गया। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो लगभग 0 होता है। ये बात आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 0, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक यूनिट का ऋण आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। तो बस एक यूनिट ऋण आवेश है तो क्या होगा, बीटा किरण जब निकलेगा तो परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होगी। कितना वृद्धि होगी, 1 इकाई की वृद्धि। और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं गामा किरण की। गामा किरण जब निकलेगा तब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझिए। ये जो गामा किरण है यह क्या है, यह फोटोन माना जाता है। इसको याद रखिएगा, यह सवाल भी पूछ देता है कभी कभी। गामा किरण जो है अगर उसको तुलना करना हो कि किसके समतुल है, तो यह फोटोन के समतुल है। याद रखिएगा। अब आप पढ़े होंगे कि फोटोन जो होता है इस पर आवेश कितना होता है। अगर जानते हैं तो बताइए, कमेंट कीजिए फोटोन पर कितना आवेश होता है। और यह भी बताइए कि फोटोन जो है उस पर द्रव्यमान कितना होता है, फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है। तो अगर आपको याद है तो आप जरूर लिख रहे होंगे कि फोटोन का आवेश नहीं होता है और द्रव्यमान भी 0 होता है। तो जिसका आवेशे नहीं है, द्रव्यमाने नहीं है, वह निकल ही जाएगा तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। आपके घर में ऐसा देखते हैं कि कोई जवान आदमी है और निष्क्रिय है, कोई काम नहीं करते हैं, तो वह निकल हो जाएगा घर से, तो आपके घर में खुशी का माहौल होता है कि भले निकल गया, कुछ है कोई काम के नहीं था। ठीक है, तो गामा किरण निकलने से परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि गामा फोटोन है, न तो इस पर कोई आवेश है और न ही इसका कोई द्रव्यमान होता है। ठीक है, चलिए अब बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। कैथोड किरणें होती है। मैं डिस्कशन अच्छी तरह से कराता हूँ, डिस्कशन को अच्छी तरह से आप लोग सुनिए।
है ना। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के चक्कर में न रहिए, जब डिस्कशन सुनिएगा, समझिएगा प्रश्न को, तो एग्जामिनर जो है क्वेश्चन घुमा कर भी पूछेगा तो आप घुमा कर आंसर दे दीजिएगा, गलती आपका आंसर नहीं होगा। सीधे रट के जाइएगा तो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा तब बनेगा, और न अगर सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा तो भी बनेगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपका मुंह बनेगा। मुंह बना के एग्जाम से आइएगा, ठीक है, और आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। तो बढ़िया से क्वेश्चन को देखिए, डिस्कशन को सुनिए। वीडियो लंबा हो तो सुनते सुनते बोर हो जाइए तो फिर रोक दीजिए, कुछ खाना पीना कर लीजिए, फिर आकर देखिए, ठीक है। तो चलिए बताइए, इसमें कैथोड किरणें क्या होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि कैथोड किरण पर ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश? ऋण आवेश। और इसमें किस पर ऋण आवेश है? इलेक्ट्रॉन पर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो कैथोड किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन के समूह को आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के समूह को कहते हैं कैथोड किरण। याद रखिएगा, कैथोड किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका चचेरा भाई वाला क्वेश्चन, कैथोड किरण के चचेरा भाई कौन है? एनोड किरण। अगर सवाल में रहता कि एनोड किरण क्या होती है तो आप तुरंत पकड़ लेते कि कैथोड किरण पर ऋण आवेश है तो एनोड किरण पर धन आवेश होगा, और एनोड किरण पर जब धन आवेश होगा तो यह क्या होगा? प्रोटॉन होगा। याद रखना है, कैथोड किरण जब पूछे तो इलेक्ट्रॉन, और एनोड किरण पूछे तो प्रोटॉन। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। किलोवाट घंटा मात्रक है, बताइए। यह क्वेश्चन भी 2020 में पूछ लिया था। जल्दी से बताइए, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? यह क्वेश्चन तो आप लोग 10th से ही जान रहे होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जो भी लोग इसका आंसर बी दिए हैं, विद्युत ऊर्जा दिए हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग लगातार कमेंट करते रहिएगा। कमेंट करने से आपको पता चलेगा कि मैं कितना सही कर पा रहा हूँ। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों के लिए कुछ इंपोर्टेंट डिस्कशन का क्वेश्चन, जैसे कि आपसे अगर पूछे कि वाट, किलोवाट, मेगावाट, यह सब किसका मात्रक है, तो देखिए, जिसमें समय नहीं लगा हुआ रहता है वह सब जो है किसका मात्रक होता है? विद्युत शक्ति का। किसका? विद्युत शक्ति का। यहाँ पर वाट है, किलोवाट है, मेगावाट है, यह सब किसका मात्रक हो गया? विद्युत शक्ति का। अब नीचे देखिए, यहाँ वाट था तो यहाँ वाट सेकेंड है, तो सेकेंड यानी कि समय आ गया। फिर किलोवाट घंटा है तो इसमें भी घंटा समय आ गया। तो जैसे ही समय लग जाए, क्या लग जाए? समय, तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा। तो याद रखना आप लोगों को, बिना समय के वाट वाला दिखे, देखिए सब में वाट है लेकिन समय नहीं है, तो यह विद्युत शक्ति हुआ। और वाट लगल रहे और उसमें समय भी लगल रहे तो इसका मतलब क्या होगा? विद्युत ऊर्जा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें आप लोगों को बताना है कि सबसे कम अस्थाई कौन है। यहाँ पर लिखना भूल गया, लेकिन यह भी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइए, निम्नलिखित नाविकों में सबसे कम अस्थाई कौन है? तो एकदम इसका सिंपल सा ट्रिक होता है। आपको क्या करना है कि यह ऊपर वाला, यानी कि ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है और नीचे वाला परमाणु संख्या, दोनों को घटाइए। तो 4 में से 2 घटाइएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। इस 4 में से इस 2 को घटाइएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। और देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो यह जो है अधिक अस्थाई हो गया। फिर इस पर बात कीजिए कार्बन पर। तो कार्बन का यहाँ देख रहे हैं आप कि द्रव्यमान संख्या 12 है और परमाणु संख्या 6 है। तो फिर 12 में से 6 को घटाइए, तो 12 में से 6 घटाइएगा तो कितना होगा? 6 होगा। और यहाँ 6 है तो 6 बराबर 6, तो यह भी अधिक अस्थाई हुआ। फिर ऑक्सीजन की बात कीजिए। इसमें द्रव्यमान संख्या 16 है, परमाणु संख्या 8 है, तो 16 में से 8 को घटा दीजिए, तो 16 में से 8 घटाइएगा तो कितना आएगा? 8। फिर 8 बराबर 8 हो रहा है, तो यह भी अधिक अस्थाई है। अब बात करते हैं लोहा की। यह तो सही होगा ही, कैसे होगा इसको समझिए। इस 56 में से इस 26 को घटाइए, तो 56 में से 26 घटाइएगा तो देखिए 6 में से 6 गया 0, अब 5 में से 2 गया कितना? 3। तो 26 परमाणु संख्या इसका है, लेकिन जब दोनों का अंतर किए तो कितना आया? 30।
अंतर सेम नहीं आया, 26 ही आना चाहिए था, इसलिए यह जो है सबसे कम स्थायी है। तो इसका आंसर कैसे पता करना आप लोग समझ गए। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाइए, अगर परमाणु संख्या के बराबर आया तो समझिए कि अधिक स्थायी है, और बराबर नहीं आया तो कम स्थायी है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होता है, बताइए। यह क्वेश्चन भी कोई साल पूछा है, बोर्ड का क्वेश्चन है, हमको याद नहीं आ रहा है कि किस साल पूछा है। बताइए आप कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई अगर आप बढ़ा देते हैं तो आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए उनका सही है, बढ़ती है। याद रखना है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दीजिएगा तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको बताना है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप लोगों को इसका आंसर जरूर पता होगा, बताइए कमेंट करके। प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें, सबको पता है, निर्वात में। जो भी लोग डी आंसर दिए हैं उनका आंसर 100% सही है। और इसी बात पर इस क्वेश्चन में कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा हम लोगों को कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कितना होता है, यह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब पूछ रहा है कि हवा में कितना होता है। याद रखिएगा, निर्वात से थोड़ा सा हवा में कम होता है, एकदम थोड़ा सा। लेकिन वैज्ञानिक सब कहा कि थोड़ा सा कम है तो कहाँ तक कैलकुलेट कीजिएगा, इतना ही मान लीजिए। कितना, जितना निर्वात में होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर पानी में आपसे पूछा जा सकता है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पानी से जितना ज्यादा सवाल आप जान सकते हैं जानने की कोशिश कीजिए। आगे चलकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा पानी पर, इस पर 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होगा सिर्फ पानी से रिलेटेड। और आप लोग चाहते हैं कि ऐसा वीडियो भविष्य में बने तो आप लोग कमेंट कीजिए, और वो क्वेश्चन पूरा कॉम्पिटेटिव होगा। आप लोग इंटर पास करने के बाद कंपटीशन की तैयारी में जाइएगा तो उसमें आप लोग को हेल्प करेगा। खैर, अभी हम लोग 12th की ही बात करते हैं। पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो यह होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और एक लास्ट बचा कांच, तो कांच भी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछ सकता है कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो यह होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको याद रखना है, निर्वात में और हवा में बराबर होता है। ठीक है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। पानी में कितना होता है, देखिए 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड सम में है ना। आपको सिर्फ याद करना है 3 3 2.25 2, 3 3 2.25 और 2। निर्वात, हवा, पानी, कांच। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को याद हो गया होगा। दिमाग का दरवाजा खोल के सुनिए, याद कैसे ना होगा, जाएगा कहाँ, एकदम याद होगा। और परीक्षा में 35 में 35 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सही होगा। ठीक है, चलिए अब इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 13, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। यह सवाल 2015 में पूछा जा चुका है। बताइए, एक पतले फिल्म के रंग का क्या कारण है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसका कारण है व्यतिकरण, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एकदम बी ही इसका सही आंसर होगा। एक पतले फिल्म के रंग का क्या कारण होता है, व्यतिकरण होता है। अब यहां से व्यतिकरण से जुड़ा हुआ कुछ सवाल है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे कि व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताएं। तो आप लोग पढ़े होंगे ना कि व्यतिकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। ये आप लोग को याद हो गया। व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। फिर आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में सवाल कि संपोषी व्यतिकरण में कैसी धारियां प्राप्त होती है। कलर पूछ देगा कि उजली, काली, लाल, पीला, तो क्या बताइएगा, संपोषी व्यतिकरण में उजली धारियां प्राप्त होती है। फिर विनाशी में पूछ देगा कि विनाशी व्यतिकरण में कैसी धारियां प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है कि विनाशी व्यतिकरण जो होता है उसमें काली धारियां प्राप्त होती है।
देखिए, डिस्कशन अगर आप याद करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा इसको समझिए। बहुत लोगों को लगता होगा कि डिस्कशन बेकार है, बेकार नहीं है। अगर आप सभी 500 क्वेश्चन का डिस्कशन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो ये 35 ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाएगा। 35 में 35 ऑब्जेक्टिव लगभग उम्मीद कीजिए कि बन जाना चाहिए। फिर वो जो 10 गो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबरिया रहता है, 10 गो सब्जेक्टिव 2 नंबरिया रहता है ना, तो ये जो 2 नंबरिया है इसमें से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 से 7 क्वेश्चन, 5 मिनिमम तो जरूर से जरूर सब्जेक्टिव आप डिस्कशन से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ही बताइए कि क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में क्या अंतर है, जरूर पूछा जा सकता है। तो अगर आप ये डिस्कशन पढ़ लीजिएगा तो आराम से बता दीजिएगा कि समपोषी व्यतिकरण में उजली धारियां प्राप्त होती है और विनाशी व्यतिकरण में काली धारियां प्राप्त होती है। ठीक है, एगो अंतर तो हो गया। और मैं डिस्कशन अभी करा ही रहा था आपको कि याद रखना है आप लोगों को, जो समपोषी व्यतिकरण होता है इसमें जो प्रकाश का वेग होता है, इसका वेग, प्रकाश का वेग ये महत्तम होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है, महत्तम होता है। ये आपको याद रखना है। तो विनाशी व्यतिकरण में क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग, विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश का वेग हो जाएगा न्यूनतम। ठीक है, तो ये अंतर भी आप 2 को लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। पहला कि समपोषी व्यतिकरण में उजली धारियां प्राप्त होती है, विनाशी में काली धारियां प्राप्त होती है। दूसरा, इसमें प्रकाश का वेग महत्तम होता है, इसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। सिंपल सी बात है। तो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पागल नहीं हूँ कि डिस्कशन कर रहा हूँ। आप लोग आराम से इसको देखिए, सुनिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वीडियो लंबा है और कुल 10 वीडियो में हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को क्लियर करेंगे डिस्कशन के साथ। ठीक है, और फिजिक्स में आप लोग को बहुत शानदार परफॉर्मेंस करना है। अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छे तरह से देखेंगे, कमेंट करेंगे कि आगे भी इस तरह का वीडियो आए तो मैं बनाऊंगा। और फिजिक्स में अगर आप लोगों को फायदा बुझाएगा तो इसी तरह का वीडियो मैं केमिस्ट्री में भी बनाऊंगा। खैर, अब है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आप लोग को बताना है कि व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यतिकरण अभी हम लोग पढ़े कि 2 प्रकार की होती है। तो इसमें फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछा है, तो आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा बटे डी। बीटा बराबर क्या होता है, डी लेमडा बटे स्मॉल डी। ये फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 15। यह क्वेश्चन तो वहां भी आई है। यह क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2020 में पूछा जा चुका है। आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में 2020 में क्वेश्चन पूछा है कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, कम, बड़ा, बहुत कम, बहुत बड़ा। तो बताइए क्या होता है। तो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत कम। तो ये आपको याद रखना है। अगर सवाल में वोल्ट मीटर होता है, यहाँ पर एमीटर की जगह पर क्या होता है, वोल्ट मीटर, तब आंसर क्या हो जाता है, बहुत अधिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ कुछ डिस्कशन है, क्वेश्चन को देखिए कि एमीटर से क्या मापा जाता है। तो आप लोग इंटर में पढ़ते हैं, अगर आप 10वां में भी पढ़ते हो, मैं आपसे पूछते कि एमीटर से क्या मापा जाता है, तो आप लोग तुरंत कहते कि सर विद्युत धारा का परिमाण मापा जाता है। विद्युत धारा क एम्पियर क्या है, 2 एम्पियर क्या है कि 10 एम्पियर क्या है, किससे मापते हैं, एमीटर से मापते हैं। फिर आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, आदर्श एमीटर जो होता है यानी एकदम बढ़िया क्वालिटी के एमीटर जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास कीजिएगा, उसका प्रतिरोध कितना होता है, उसका प्रतिरोध 0 होता है। एकदम बहुत कम, मैंने आपको बताया था, तो कम से कम कितना, 0। फिर कि एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो कैसे बताइए, कैसे पूछने का मतलब कि श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में, एकदम मन में बोलते जाइए, है ना, याद रहे आप लोग। तो एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, इसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम। ठीक है, अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें आप लोग को बताना है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। बताइए 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। इसका आंसर अगर आप 20 सोच रहे हैं, 1 जूल प्रति कूलम, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 1 जूल प्रति कूलम। अब आपका दिमाग कहेगा कि सर जी कैसे 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम कैसे होगा। तो समझिए, आप लोग पढ़े होंगे कि वोल्ट जो है वह विभव का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का। और विभव बराबर क्या होता है, तो V बराबर आप लोग पढ़े होंगे ना, W/Q।
W बटे Q माने कार्य बटे में आवेश। पढ़े हैं कि ना पढ़े? अगर नहीं पढ़े हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं। सर जी आपको जरूर पढ़ाए होंगे कि विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो विभव का ही मात्रक वोल्ट है, तो विभव का मात्रक इधर वोल्ट हो गया, तो विभव का मात्रक वोल्ट, तो इधर कार्य का मात्रक क्या होगा? तो आप लोग 11th से ही पढ़ते हैं कि कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। ये बात आप जानते ही होंगे। और जूल को हम लोग शॉर्ट में जे लिखेंगे और कूलम्ब को क्या लिखेंगे, सी। और यही जे और सी जब नीचे से ऊपर जाएगा सी इनवर्स हो जाएगा, यही ना जूल प्रति कूलम्ब हुआ, जो कि यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन नंबर बी में बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम्ब कैसे होता है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आप लोग को बताना है कि एक गर्म तार एमीटर मापता है। बताइए आप लोग, एक गर्म तार एमीटर जो होता है वह क्या मापता है? सब में प्रत्यावर्ती धारा है, तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान मापता है कि मूल माध्य वर्ग मान मापता है कि तात्कालिक मान मापता है कि शिखर मान मापता है? मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो चारों है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, मूल माध्य वर्ग मान, तात्कालिक मान, शिखर मान, ये सब 2 नंबरिया में पूछ सकता है। तो ये VVI क्वेश्चन है, सब आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो बताइए एक गर्म तार एमीटर क्या मापता है? तो यह जो है मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान। याद रखना आप लोग को, एक गर्म तार एमीटर क्या मापता है? तो यह मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान, जिसे कि आप शॉर्ट में पढ़ते हैं IRMS। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बताना है कि अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? बताइए जल्दी से। अपचायी ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर, यह ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार है। तो बताइए आप लोग कि अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो अगर आपका दिमाग ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक कर रहा है तो एकदम दिमाग सही क्लिक कर रहा है, वोल्टेज इसका सही आंसर है। याद रखना है, अपचायी ट्रांसफार्मर में क्या घटता है? वोल्टेज। ओके, अब रहा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आप लोगों को बताना है कि गामा किरणों की तरह होता है, क्या होता है? बोलिए, गामा किरणों की तरह क्या होता है? दिमाग तनका सा लगाइए, आंसर पाइए। कैसे दिमाग लगाइएगा? आवेश से। जल्दी से बोलिए, गामा किरण पर कौन आवेश? आप कहिए कि सर जी इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा किरण पर आवेश होता है कि नहीं होता है? इस पर प्लस आवेश होता है। तो गामा किरण पर कोई आवेश नहीं है, 0 आवेश है। अल्फा पर प्लस है, तो कहियो बराबर होगा? नहीं होगा। बीटा आप लोग पढ़े होंगे कि माइनस होता है। कैथोड किरण मैंने वीडियो में ही आपको बताया है कि माइनस होता है। ये जो एक्स किरण है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि गामा किरण के खानदाने के है कौन? एक्स किरण। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है। वैसे भी आप लोग पढ़े होंगे कि गामा किरण और एक्स किरण ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैं कई बार आप लोगों को बताया हूं, एक ट्रिक याद रखना है, गैप, और गैप के बाद दाल, और दाल के बाद दी। गैप, दाल, दी, ये आपको याद रखना है। ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। जी से गामा, ए से एक्सरे, पी से पराबैंगनी, डी से दृश्य विकिरण, ए से अवरक्त विकिरण, एल से लघु रेडियो तरंग और डी से दीर्घ रेडियो तरंग। ये सब जो है एक ही खानदान के है। ठीक है, ये सब जब रहे तो समझिए कि एक ही चीज है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बताइए सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 20 2021 में पूछा जा चुका है। 2021 का यह क्वेश्चन है। बताइए इसे, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं इसका स्रोत क्या होता है? आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे कि ये जो सौर मंडल हमारा है इसमें ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, यानी कि सौर ऊर्जा ही पूरे सौर मंडल को संचालित करती है। इसका कारण क्या है? फिजिक्स की कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण ऐसा होता है? नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, मूल कणों का विलोपन या फिर नाभिकीय संलयन। तो अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के विषय में तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन।
अब यहाँ कुछ डिस्कशन कीजिए। आपसे पूछेगा कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है किस पर? नाभिकीय विखंडन की नाभिकीय संलयन। तो बोलिए आंसर क्या होगा? नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। फिर हाइड्रोजन बम में पूछेगा तब आंसर क्या होगा? उलट जाएगा आंसर। हाइड्रोजन बम में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन। मैंने आपको बताया कि सौर ऊर्जा में क्या होता है, तो सौर ऊर्जा में भी क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। और एक और अगर आप याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ये जो परमाणु रिएक्टर होता है, परमाणु रिएक्टर, इस परमाणु रिएक्टर में कौन रहता है? होता है, तो इसमें भी नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21। यह क्वेश्चन भी 21 में पूछा गया है। देखिए बड़ा बढ़िया इत्तेफाक है, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है 21 में। मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है, इत्तेफाक से लिखा गया है। तो बताइए आप लोग, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? पढ़िए ऑप्शन को, बताइए सही जवाब क्या है। पहला ऑप्शन है कि यह एसी को डीसी में बदलता है। क्या लगता है आप लोगों को? ट्रांसफार्मर का काम एसी को डीसी में बदलना है? हमको तो बिल्कुल नहीं लगता है कि यह एसी को डीसी में बदलता है। दूसरा, यह डीसी को एसी में बदलता है। तो ट्रांसफार्मर अगर डीसी को एसी में बदलेगा तो और मशीन किस लिए बना है? यह भी सही जवाब नहीं है। अगला है कि यह डीसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टता से कोई लेना इसका नहीं है। चौथा, यह तो सही होगा कि यह एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर। ट्रांसफार्मर क्या करता है? यह एसी वोल्टता को बढ़ाता है या फिर घटाता है। अगर हाई वोल्टेज है तो उसको यह लो कर देता है, और लो वोल्टेज है तो उसको हाई कर देता है। तो याद रखना आप लोगों को। ठीक है, अब कुछ लोग सोचते होंगे कि एसी को जो डीसी में बदलता है उसको क्या कहते हैं? एसी को डीसी में बदलता है कौन? रेक्टिफायर। कौन बदलता है? रेक्टिफायर, जिसे कि हम लोग रिजुकारी भी कहते हैं। और डीसी को एसी में कौन बदलता है? तो डीसी को एसी में कौन बदलता है? यह बदलता है इन्वर्टर। कौन बदलता है? इन्वर्टर। आप में से बहुत लोगों के घर में इन्वर्टर होगा, आप लोग देखे भी होंगे। रेक्टिफायर तो नहीं देखे होंगे, लेकिन इन्वर्टर जरूर देखे होंगे। फिर आपके दिमाग में चलेगा डीसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता कौन है? ऐसा कोई मशीन नहीं है। ठीक है, तो 3 मशीन का नाम याद रखना है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में बदलता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो यह एसी वोल्टता को बढ़ाता है या फिर घटाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 22। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। 2015 में भी पूछा है, 16 में भी पूछा है। हमको लगता है कि कोई एक साल और पूछा है, हम लिख नहीं पाए हैं लेकिन पूछा है। यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, V²/R। याद रखिएगा, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? V²/R, V²/R। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। यह क्वेश्चन 2015 का है। बताइए, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति किसकी पुष्टि करता है? व्यतिकरण को, परावर्तन को, ध्रुवन को या फिर वर्ण विक्षेपण? इसका सही जवाब होगा ध्रुवन को। किसको? ध्रुवन को। याद रखिएगा आप लोग, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति किसकी पुष्टि करता है? ध्रुवन की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आप लोगों को बताना है कि किसी स्थान पर आभासी नमन कोण सदा क्या होता है? बताइए आप लोग। नमन कोण आप लोग पढ़े होंगे। नमन कोण जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक आभासी होता है और एक यथार्थ होता है। यथार्थ का मतलब ओरिजिनल, और आभासी का मतलब जिसको आभास हम किए डुप्लीकेट है, ओरिजिनल में ऐसा कुछ बात नहीं है। तो आभासी नमन कोण सदा क्या होता है? यह यथार्थ नमन कोण से अधिक होता है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए सही है। आभासी नमन कोण सदैव यथार्थ नमन कोण से अधिक होता है। जिस तरह से आप परछाई में देखते होंगे, कभी कभी आपका परछाई आपके बॉडी से बहुत बड़ा बन जाता है, उस तरह से नमन कोण जो होता है वो हमेशा यथार्थ नमन कोण से, आभासी नमन कोण यथार्थ नमन कोण से अधिक होता है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आप लोगों को बताना है कि चुंबकीय नमन का मान 0 होता है। ठीक है,
चुंबकीय नमन का मान शून्य कहाँ होता है? जल्दी से बताइए। चुंबकीय निरक्ष पर, ध्रुव पर, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या फिर 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। तो चुंबकीय नमन का जो मान होता है यह कहाँ शून्य होता है? चुंबकीय निरक्ष पर। कहाँ? चुंबकीय निरक्ष पर। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 26। सैथिल प्रदर्शित करते हैं। सैथिल क्या प्रदर्शित करते हैं? कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अब मन उब गया होगा और सोचते होंगे कि आप वीडियो छोड़ देते हैं। देखिए, आप पढ़ने आए हैं, यहाँ इंटरटेनमेंट करने नहीं आए हैं, और जब पढ़िएगा तो उसमें खूब मज़ा नहीं आएगा। आप कोई कपिल शर्मा के शो नहीं देख रहे हैं और न ही आप कोई यहाँ पर नाच गान का प्रोग्राम देखने आए हैं कि इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। यह पढ़ाई है और पढ़ने में दिमाग खर्चा होता है, प्रेशर लगता है दिमाग पर। दिमाग का खर्चा कीजिए, ठीक है। और वीडियो में भागने की कोशिश नहीं कीजिए, वीडियो को देखिए, समझिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सैथिल कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैथिल लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जितना अच्छा चुंबकीय पदार्थ होगा वही सैथिल प्रदर्शित करेगा। आप लोग पढ़े होंगे कि लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है वह सबसे अच्छा चुंबक बनाता है, इसलिए बी इसका सही आंसर है। 27 नॉर गेट महाभिव्यायी क्वेश्चन। एकदम इस तरह के क्वेश्चन, गेट वाला क्वेश्चन जैसे मिले उसको दिमाग के गेट खोल कर उसमें डालकर दम ताला मार दीजिए, ठीक है। 5 गेट आप लोग पढ़े होंगे। जैसे गेट वाला क्वेश्चन दिखिए, बुलियन व्यंजक हो या फिर ट्रूथ टेबल हो या फिर संकेत हो, गेट से 3 चीज भी बहुत भिव्यायी होता है, बुलियन व्यंजक, ट्रूथ टेबल और संकेत। यह पूछता ही पूछता है एग्जाम। बताइए नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब सही है, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, डी इसका सही जवाब होगा। a + b बार बराबर y, यह नॉर गेट का बुलियन व्यंजक है। ओके, ये तो नॉर गेट 2015 में पूछा है। अगर और गेट पूछ दे, नॉट गेट पूछ दे, तब क्या कीजिएगा? उसके लिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको सब गेट का बुलियन व्यंजक मिल जाएगा। जैसे और गेट है, और गेट का क्या हो जाएगा? a + b बराबर y। अभी क्या था? नॉर था, इसमें n लगा दीजिएगा तो यहाँ पर बार लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर और पूछ रहा है इसलिए a + b बराबर y। फिर है एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या हो? एंड गेट के लिए आपको रखना है याद a × b बराबर y, a × b बराबर y, ठीक है। फिर नैंड गेट के लिए पूछेगा तो नैंड के लिए बस यही एंड इसमें है, यहाँ नैंड आ गया तो यही a × b बराबर y रहेगा, लेकिन a × b पर एक क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर नॉट, ये सबसे आसान है, इसका होता है a बराबर a बार। क्या होता है? a बराबर a बार, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, मैं बार बार आप लोग कहता हूँ, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग उसको लोड कीजिए और याद कीजिए, लिखने की भी कोशिश कीजिए और फिर याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यह सब। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, अर्धचालक में विद्युत चालकता का क्या कारण है? बताइए, आप लोग पढ़े होंगे कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर, उसमें जो विद्युत चालकता होती है वह किसके वजह से होती है? क्या लगता है आपको? केवल इलेक्ट्रॉन के वजह से, केवल छिद्र के वजह से, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों के वजह से, या फिर इनमें कोई सही नहीं? ठीक है, बताइए। हमको तो लगता है कि ऑप्शन नंबर सी सही है, और आपको भी लगता है कि ऑप्शन नंबर सी सही है, तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है। याद रखिएगा, अर्धचालक में जो विद्युत चालकता होती है वह इलेक्ट्रॉन के कारण भी होती है और छिद्र के कारण भी होती है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभिव्यायी क्वेश्चन है यह, इसको आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब बताइए कि एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। बताइए, पिछला क्वेश्चन में था सीधे अर्धचालक, इसमें कह दिया है एन टाइप के अर्धचालक। तो बताइए एन टाइप के अर्धचालक के मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं? ये होते हैं कौन चीज? इलेक्ट्रॉन। डी इसका एकदम सही जवाब है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30, इसमें बताइए फिर वो इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन इस बार एन टाइप नहीं है, पी टाइप है। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं? लीजिए, यह 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन, मैंने कहा था कि बहुत वीवीआई टॉपिक है यार। तो क्या होगा पी टाइप में? बताइए, पी टाइप में होगा होल यानी कि छिद्र, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं, होल यानी कि छिद्र होते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आप लोगों को बताना है कि एम्पियर घंटा मात्रक है किसका। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। इसमें 50 में से लगभग 35-36 क्वेश्चन ऐसा है जो किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई साल पूछा गया। तो बताइए एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का या फिर विभव मात्रक। तो एम्पियर घंटा जो है वह आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है, आवेश का। तो बी इसका सही जवाब होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जी अभी थोड़ा देर पहले आपने कहा है कि आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है और फिर आप कह रहे हैं आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा होता है, ये कैसे? इसको समझिए कि कैसे आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा भी होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि आवेश बराबर क्या होता है ना? तो आवेश बराबर, आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, यानी कि विद्युत धारा गुणे समय। होता है कि नहीं होता है? होता है। और देखिए आई का मतलब विद्युत धारा है और आप लोग 10वां से ही जानते होंगे या फिर उससे पहले 8वां से ही जानते होंगे कि विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा का मतलब एम्पियर होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? होता है। अब यहाँ पर टी है, टी का मतलब टाइम, और टाइम का मात्रक घंटा होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है, लेकिन बड़ा सा मात्रक घंटा भी होता है। और यहाँ देखिए घंटा लिखा हुआ है, एम्पियर घंटा ऐसे होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा कैसे है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इसमें आप लोगों को बताना है एक पीएन जंक्शन में होते हैं। बताइए एक पीएन जंक्शन में क्या होते हैं? 2 अर्धचालक जंक्शन, 2 धातु जंक्शन, धातु अर्धचालक जंक्शन या फिर धातु अतिचालक जंक्शन। कमेंट कीजिए आप लोग, एक पीएन जंक्शन में क्या होते हैं? तो एक पीएन जंक्शन में 2 अर्धचालक जंक्शन होते हैं। याद रखिएगा क्या होते हैं, 2 अर्धचालक। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एगो पी जंक्शन है, एगो एन जंक्शन है। तो काउंट कीजिएगा तो ए का 1 2 गो अर्धचालक जंक्शन हुआ कि ना हुआ? हो गया। यह क्वेश्चन तो वहां आसान था। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। बताइए तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है? तो यह मापता है मूल औसत वर्ग धारा, इसको हम लोग IRMS संक्षेप में कहते हैं और देहाती भाषा में मजाक में आई रमेश कह देते हैं। यही तप्त तार एमीटर प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है? IRMS यानी कि आई रमेश। अब क्वेश्चन नंबर 34, इसमें बताइए कि किसे महत्तम वेधन क्षमता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसका है? तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि गामा किरण जो होता है उसका वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। तो जो भी लोग डी के साथ जा रहे हैं उनका आंसर सही है। सबसे कम अल्फा का होता है, आप लोग पढ़े होंगे अल्फा, उसके बाद बीटा और सबसे ज्यादा किसका? गामा। ये क्या होता है? यह हुआ वेधन क्षमता। क्या हुआ ये? वेधन क्षमता। अगर आयनन क्षमता पूछ ले तो वेधन क्षमता का ठीक उल्टा होता है आयनन क्षमता, यानी कि इसमें अल्फा का आयनन क्षमता सबसे ज्यादा होगा। देखिए चिन्ह मैंने बदल दिया, इधर छोटा का चिन्ह था अब बड़ा का चिन्ह है। बी बेचारा है, बी में रहेगा और गामा पर जो होता है वो सबसे कम होता है। तो ये आपको याद रखना है। वेधन क्षमता सबसे ज्यादा पूछेगा तो गामा का, और आयनन क्षमता सबसे ज्यादा पूछेगा तो अल्फा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 35, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए आप लोग। प्लांक नियतांक आप लोग पढ़े होंगे मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। उसमें एक प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? कमेंट कीजिए आप। जिनको भी लगता है ऑप्शन नंबर ए सही है, जूल सेकंड सही है, उनको सही लगता है। अब दिमाग में अगर ये बात चले कि कैसे सही है जूल सेकंड, तो दिमाग में चलने दीजिए बात को, समझिए कैसे होता है। प्लांक नियतांक में प्लांक जो थे मैक्स प्लांक, उन्होंने एक सूत्र दिया था, E बराबर h न्यू
ई बराबर एच न्यू, प्लांक नियतांक, प्लांक जो है मैक्स प्लांक, उन्होंने ये फार्मूला दिया था, ठीक है। ई बराबर एम सी स्क्वायर एक पढ़े होंगे आप लोग, ये तो आइंस्टीन की थ्योरी है। और ई बराबर एच न्यू, न्यू का चिन्ह, ये जो भी जो देख रहे हैं कि डांस कर रहा है, या भी नहीं है, क्या है, न्यू है। ई बराबर एच न्यू होता है। अब इसका मतलब क्या है, ई का मतलब होता है एनर्जी। ई का मतलब क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी का मतलब आप जानते होंगे कि ऊर्जा होता है। और ये जो न्यू है, यह न्यू फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को प्रदर्शित करती है। और यही एच क्या है, एच है प्लांक नियतांक, जिसका एसआई मात्रक इसमें हमसे पूछा गया। तो निकालिए एच का मान। एच निकालिएगा तो ई न्यू इधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई बटे में न्यू बराबर ई एच। एच बराबर क्या निकला, ई बटे न्यू। एच का मतलब क्या मैंने बताया आपको, यही है प्लांक नियतांक, ठीक है। अब ई फॉर एनर्जी है, और एनर्जी यानी कि ऊर्जा का मात्रक आप लोग पढ़े हैं कि जूल होता है। तो ऊर्जा का मात्रक हमने क्या लिख दिया, जूल। और ए न्यू जो है, न्यू यह क्या है, आवृत्ति है। और आवृत्ति का मात्रक आप लोग पढ़े होंगे, आवृत्ति का जो मात्रक होता है वह होता है 1/सेकेंड। क्या होता है, 1/सेकेंड। अब फिर आपके दिमाग में चलेगा कि आवृत्ति का मात्रक 1/सेकेंड क्यों होता है, क्योंकि न्यू बराबर होता है 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल। और आवर्तकाल मतलब समय, समय का मात्रक सेकेंड, इसलिए 1/सेकेंड होता है। ये जो सेकेंड है बटा के बटा में है, और बटा के बटा वाला कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है। एस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड। यही एच का मात्रक निकला, कौन चीज, जूल सेकेंड, क्योंकि इसमें आंसर में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36, यह क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है। मैंने अभी आपको समझाया है कि एच बराबर क्या होता है, ई बटे न्यू। यही ई का यानी कि एनर्जी का बीमा यहाँ लिख दीजिएगा, और बटा में समय का बीमा लिख दीजिएगा। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा ऑप्शन नंबर ए, ml² t-1, ठीक है। अब ये सब बीमा वाला बात आप लोग जानते होंगे, पहला ही चैप्टर था, है ना। अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ बता भी दूंगा तो आप नहीं जान पाइएगा, क्योंकि यह लंबा टॉपिक है, इसको पढ़ाने में समय लगता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलिए। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, बताइए, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, क्या अवश्य रहेगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। आप लोग पढ़े होंगे कि परमाणु का जो नाभिक होता है, मान लीजिए कि यह परमाणु है, यह इसका नाभिक है, तो नाभिक में दो चीज होता है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। लेकिन इसमें कह रहा है कि अवश्य रहेगा। तो आप लोग एक चीज और पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसमें न्यूट्रॉन रहता ही नहीं है, क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। अवश्य कहा गया है कुल 118 तत्व में 118वें तत्व में परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन अवश्य रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है, लेकिन यह 117 तत्व में ही रहता है, हाइड्रोजन में नहीं रहता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 38, इसमें आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। बताइए, इसमें से किसे आप विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो आप पढ़े होंगे परमाणु को हम तोड़ सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इस में तोड़ सकते हैं। धन आयन को भी आप तोड़ सकते हैं, धन आयन मतलब प्रोटॉन हुआ, उसको भी क्वार्क के रूप में छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं। नाभिक को भी आप तोड़ सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये जो फोटोनमा है इसी को तोड़ना संभव नहीं है, डी यहाँ पर सही आंसर है। आंसर क्या है इसका, डी। फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 39, ये आप लोगों से कह रहा है कि रदरफोर्ड का परिकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है। बताइए आप लोग, रदरफोर्ड का जो परिकीर्णन प्रयोग है, पढ़े होंगे आप लोग, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में, सेकेंड ईयर में फिजिक्स में। रदरफोर्ड जो प्रयोग किए थे 1911 ईस्वी में, वह कौन सा सिद्ध किया, बताइए। ऋणाविष्ट नाभिक, यह तो सरासर गलत है। आपको पता है कि नाभिक में प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, प्लस जीरो क्या होगा, प्लस। तो ऋणाविष्ट नाभिक का तो बातें नहीं बनता है, कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर, ये होगा नहीं। तो बी तो देखिए, बी तो हो रहा है धनाविष्ट नाभिक का।
आपको पता है कि नाभिक जो होता है उस पर कौन आवेश होता है, धनावेश होता है। तो बी यहाँ पर इसका सही जवाब रहा। जो भी लोग बी कमेंट किए हैं उनका सही है। अब रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 40 कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बताइए। ताप जब बढ़ाइएगा किसका, अर्धचालक, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ता है घटता है, न तो बढ़ता है और न ही घटता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है। सही जवाब क्या होगा बताइए। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। याद रखिएगा, चालकता बढ़ती है, अगर यहाँ प्रतिरोध नहीं रहता, चालकता रहता तो आंसर होता बढ़ता है, और चालकता का दुश्मन प्रतिरोध है, उल्टा होता है, इसलिए घटता है। सही आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, डायोड का उपयोग करते हैं एक किसके तरह। डायोड आप लोग पढ़े होंगे। डायोड का उपयोग कैसे करते हैं, प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह, या फिर रेक्टिफायर की तरह। तो आप पढ़े होंगे कि डायोड एसी को डीसी में बदलता है, और जो एसी को डीसी में बदलता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं, यानी कि डी सही जवाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इसमें बताइए कि दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे हुए हैं, संयोग की क्षमता क्या होगी, बताइए। दो गो लेंस है, एगो लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, दूसर का के -3.5 डायोप्टर, दोनों को संपर्क में रख दिया, संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। तो आप पढ़े होंगे कि संयुक्त लेंस की क्षमता को अगर P मान ले तो P बराबर होता है P1 + P2, जहाँ P1 पहले लेंस की क्षमता और P2 दूसरे लेंस की क्षमता। तो बस वैल्यू पुट कीजिए, P1 के जगह पर 2 डायोप्टर तो 2, और P2 के जगह पर -3.5 डायोप्टर तो 2 - 3.5 क्या हो जाएगा, 2 में से 3.5 घटाइएगा तो क्या आएगा, 1.5 माइनस में -1.5 डायोप्टर। इन्हें बुझा रहा है, बुझा रहा है। ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ कह रहा है कि बी में होना है, तो बी इसका सही जवाब रहा, -1.5 डायोप्टर। अब क्वेश्चन नंबर 43, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 7 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन का यह सीरीज है, ठीक है। 10 वीडियो लगेंगे, 10 वीडियो आप कंप्लीट कीजिएगा। 35 में 30 की मैं गारंटी लेता हूं कि आएगा, 30+ भी आ सकता है। बताइए प्रकाश के रंग का कारण क्या है, प्रकाश के रंग का कारण है इसका तरंगदैर्घ्य, तो ए इसका सही जवाब रहा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के लिए, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, बताइए आप लोग। इंद्रधनुष जो बनता है वह किस कारण से बनता है, प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, या फिर अपवर्तन के कारण। सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वह वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, तो सी इसका सही उत्तर है। अब हम लोग चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यह आप लोगों से जोर जोर से कह रहा है कि गैसें चालकता तब प्रदर्शित करती है जब, बताइए गैस चालकता कब प्रदर्शित करती है, ताप बढ़ाया जाता है, ताप कम किया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, ताप कम किया जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे गैस जो होता है समान दाब पर विद्युत का कुचालक होता है, जब दाब कम करते हैं तो सुचालक बनता है, यानी कि बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 46, इसमें आप लोग बताइए कि एक तत्व की परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है। तो आप बचपन से पढ़े होंगे कि परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान संख्या A से, ये तो 7 की किताब में दिया हुआ रहता है। तो पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो क्या होगी न्यूट्रॉन की संख्या, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि A बराबर होता है, A माने कौन चीज, द्रव्यमान संख्या, P + N, यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और आप यह भी जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है, तो हम P के जगह पर Z भी लिख सकते हैं, तो A बराबर हो गया Z + N। हमको पूछा क्या है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन यानी N निकालना है, तो Z इधर आ जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा A - Z = N, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, सी में, तो सी इसका सही जवाब है। यह क्वेश्चन हमको लगता है कि 2018 में पूछा है, निश्चित रूप से 2018 का यह क्वेश्चन है। मैं लिखना भूल गया हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन वह सब क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 47,
इसमें आप लोग को बताना है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बताइए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, आप लोग पढ़े होंगे सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के, सरल सूक्ष्मदर्शी और यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। ये इसका सही आंसर है। जो भी लोग ये कमेंट किया उनका एकदम सही है। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन भी है, देखिए डिस्कशन। सरल सूक्ष्मदर्शी का अन्य नाम क्या है? जैसे कि पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अगर पूछ दे कि आवर्धक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वहां आप कहिएगा कि सर जी पढ़ाई भी नहीं किए थे, सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ाए थे। मैं वैसा कोई भी चीज नहीं छोड़ता हूँ, सब चीजों को पढ़ा देता हूँ। आवर्धक लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी का ही दूसरा नाम, ठीक है। अब है क्वेश्चन कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि आवर्धक लेंस जो होता है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। और फिर एक क्वेश्चन ई महाभिवियाई है, यही पूछेगा आपसे MVVI कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है। बताइए कितना होता है? ये जो होता है 1+D/F होता है। 1+D/F। D का मतलब हुआ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और F का मतलब फोकस दूरी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48, अब केवल 2 प्रश्न इसके बाद और हैं। बताइए आप लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? कमेंट कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इसके द्वारा न तो आवेश को मापा जाता है, न विभवांतर को, न धारा को, ऊर्जा को मापा जाता है। तो डी इसका एकदम सही आंसर रहा। अब है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें बताइए आप लोग कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है, किसमें विक्षेपित होगी बीटा किरण? बताइए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, या फिर चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों? तो सही जवाब क्या होगा? डी। बीटा किरण चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ अल्फा भी देता तो भी आंसर क्या होता? चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र। लेकिन अगर गामा देता तो गामा विक्षेपित ही नहीं होती, ठीक है। याद रखना है, अल्फा चाहे बीटा देगा तो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों होगा, गामा देगा तो नहीं होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, गामा किरणों में उच्च वेधन शक्ति का कारण है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। तो कारण पूछ रहा है, कारण बताइए आप। तो कारण आपको याद रखना है, कम तरंगदैर्घ्य। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, इस वजह से इसकी वेधन शक्ति ज्यादा होती है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो देखने में मजा आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट लिखिए कि वीडियो कैसा लगा। इस तरह का और वीडियो मैं बनाऊँ या ना, चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, कमेंट में जाकर लिखना है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। यह था पार्ट 1। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।